सोचो रात के 3 बज गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। तुम एक पहाड़ पर हो, अकेले नहीं बल्कि 9 लोगों के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक चाकू की आवाज़, कपड़ा फटने की आवाज़। तुम देखते हो कि तुम्हारा दोस्त चाकू की मदद से टेंट काट रहा है। सबके चेहरे पर एक ही चीज़, खौफ। और अगले ही पल सब लोग बिना जूते चप्पल के भागना शुरू करते हैं। कहानी है डेडलॉक पास की, जहां 9 प्रोफेशनल स्काई हाइकर्स तो गए लेकिन वापस कोई नहीं आया। (1959) रूस के बर्फीले पहाड़ उराल माउंटेन्स, जहाँ तापमान इंसान की हिम्मत को तोड़ देता है। वहीं 10 दोस्त एक मिशन पर निकलते हैं। लीड कर रहा था इगोर डाइटलोव, 23 साल का एक लड़का जिसके अंदर था जुनून और खुद को साबित करने की काबिलियत। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो एक्सट्रीम वेदर, डेंजरस माउंटेन्स और सर्वाइवल के शौकीन थे। लेकिन ये लोग यहाँ आए क्यों थे, आइए जानते हैं। ये कोई ट्रैक नहीं था। 1959 की सोवियत यूनियन में ट्रैकिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये थी सम्मान, पहचान और फ्यूचर बनाने का एक रास्ता। हर ट्रैक का एक लेवल होता था और ये ग्रुप सबसे खतरनाक लेवल ग्रेट थर्ड को पार करना चाहता था। मतलब 300 किलोमीटर तक का सफ़र, -30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस की ठंड और बिना किसी मदद के सर्वाइवल। लेकिन सच बात यह थी कि ये लोग खुद को प्रूव करना चाहते थे। इगोर डाइटलोव का मानना था कि इंसान चाहे तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक लड़का यूरी यूडिन बीमार पड़ जाता है, उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और वो वापस आ जाता है। उसे लगा कि वह सबसे अनलकी इंसान था, लेकिन वो इस कहानी का सबसे लकी इंसान था, क्योंकि आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जनवरी 1959, जगह खुलासियाकर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ द डेड। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी उतनी ही खतरनाक थी। कुछ दिन पहले ये ग्रुप एवडेल से निकलता है और एक गांव पहुँचता है जिसका नाम है विजी। यह आखिरी गांव था जहाँ तक इंसान रहते थे। इसके आगे सिर्फ जंगल, पहाड़ और बर्फ ही बर्फ। 27 जनवरी को ये ग्रुप असली ट्रैक शुरू करता है। भारी बैग, स्की लेकर, घुटनों तक बर्फ। 31 जनवरी को वो दूसरे प्लेटेओ पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने अपने कुछ सामान छुपा दिए ताकि वापसी में काम आए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन 1 फरवरी को अचानक मौसम बदल जाता है। तेज़ तूफान, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0। इस तूफान में उन्हें नीचे की ओर जंगल की तरफ जाना चाहिए ताकि उन्हें शेल्टर मिल सके, लेकिन उन्होंने पहाड़ पर ही कैंप लगाने का फैसला किया। इगोर डाइटलोव का मानना था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक फरवरी 1959, जगह खुलासियाकर। यहाँ उन्होंने स्लोप पर टेंट लगाया और खाना खाकर सो गए। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि रात में इस तरह का तूफान आया कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गई थी। तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला गया। उन्होंने खुद को टेंट से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने काटना शुरू किया और बिना जूते चप्पल के भागना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे भाग नहीं रहे थे, वे चल रहे थे, एक ही दिशा की तरफ 9 लोग। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने जंगल में एक जगह रुकने का फैसला किया। यहाँ उन्होंने आग जलाई, काफ़ी देर तक बैठे रहे। 2 लड़के यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रीवेनुशेंको ने पेड़ पर चढ़कर देखने का फैसला किया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन ठंड के कारण वे वहीं जम गए। उसी समय 3 लोग, इगोर डाइटलोव, जिनाइदा कोल्मोक्रोवा और रुस्तम स्लोबदिन, वापस टेंट की तरफ जाने लगे। उन्हें महसूस हो गया कि उन्होंने यहाँ तक आगे गलती कर दी है, लेकिन तेज तूफान, बर्फ गहरी थी और शरीर कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो गए।
और बाकी बचे 4 लोग। उन्होंने और अंदर जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। उन्होंने मरे हुए लोगों के कपड़े ले लिए ताकि वे शेल्टर बना सके, लेकिन जंगल में और अंधेरा होने के कारण वो एक ऐसी गहरी खाई में गिर गई। उनके रिब्स टूट गए, स्कल फ्रैक्चर हो गया, जैसे कि मानो किसी एक्सीडेंट में हो जाता है। और फिर सब कुछ खामोश। अगले दिन 2 फरवरी, सिर्फ यहाँ बर्फ थी और बची 9 कहानियाँ। क्या हुआ था किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था यहाँ के इन प्रोफेशनल स्काई हाइकर्स को भी टेंट छोड़कर भागना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन भी हुए, कई थ्योरीज भी सामने आई, लेकिन थ्योरी 1, एवलांच। सरकार कहती है कि एवलांच आया होगा, बर्फ़ टूटकर धीरे धीरे टेंट की ओर खिसकने लगा होगा। उन्हें लगा कि पूरा पहाड़ टेंट पर ना गिर जाए, इस वजह से उन्होंने काट कर बाहर भागने की कोशिश की। जंग की ओर गए, कुछ लोग वापस आए तो कुछ वहीं रह गए। लेकिन अगर एवलांच आया होता तो टेंट पूरी तरह से दबा क्यों नहीं था? क्यों फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे थे? क्या ये पूरी सच्चाई थी? थ्योरी 2, किलर वाइंड्स। एक्सपर्ट मानते हैं कि उस रात हवा बहुत ही तेज, भयानक और प्रेशर वाली थी, इसलिए उन्हें लगा कि अगर वे यहीं रहेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने वहां से भागने का सोचा। लेकिन एक बात सोचो, हवा मार सकती है लेकिन क्या हड्डियां तोड़ सकती है? थ्योरी 3, इंफ्रासाउंड। कुछ का कहना है कि ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई देती है और दिमाग में पैनिक पैदा करती है, और शायद वह लोग यही सुनकर भागना शुरू करती है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं था। और अब बात आती है सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी की। वो का कहना था कि ये एक मिलिट्री टेस्ट था, क्योंकि उन्होंने उस रात कुछ आसमान में ऑरेंज सा देखा। शायद कोई मिसाइल टेस्ट या एक्सप्लोजन, इसी वजह से शायद उनकी इंजरी भी आई और कपड़ों पर रेडिएशन भी मिला। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था और सरकार ने भी इसको डिनाई कर दिया। और बात आती है, अगर ये सब थ्योरीज है तो उस रात आखिर हुआ क्या था? क्यों नो एक्सपीरियंस स्काई हाइकर्स भागने पर मजबूर हो गए? क्यों किसी की आंखें नहीं थी तो किसी का स्कल फ्रैक्चर था, और क्यों किसी के जबान में नहीं थी? आखिर हुआ क्या था? आज भी डेटलो पास एक मिस्ट्री है, आज भी वहाँ खामोशी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ आवाज़ें आती है और शायद वे वही 9 लोग हैं।